हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन के सॉल्यूशन केमिस्ट्री के लिए। तो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन से। तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो हमारे हैं वो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये है हमारे पास केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ड्यूरिंग ए meteorite shower a few meteorites fell into a water body having pH around 7. The pH of the water body was measured after meteorite shower and found to be। ठीक है, meteorite मीन्स उल्का पिंड की अगर हम बात करें, ठीक है, उल्का पिंड अगर कहाँ गिर रहे हैं, आपके पास गिर रहे हैं हमारे पास अर्थ पर, तब पूछा गया है कि वाटर बॉडी की जो पीएच है उसमें क्या चेंज आएगा। चलिए, तो अगर हम बात करें तो मीटेरोइड्स की आपके पास एक रॉक के पार्ट्स हैं, ठीक है, सॉलिड पार्ट्स हैं रॉक किसके, रॉक के। तो वो जो आपके पास वाटर बॉडी में गिरेंगे तो क्या होगा कि आपको पता है कि आयरन की जो वहाँ पर क्वांटिटी है उसमें ज़्यादा होगी और वाटर में क्या होंगे, वो सोल्यूबल होंगे। और वाटर में जब वो सोल्यूबल हो जाएंगे तो क्या होगा, आयरन का आपको पता है पीएच क्या होता है आपके पास, अप्रोक्सीमेटली आपके पास होता है 5.2 6.4 के अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये रेंज होती है किसके लिए, आयरन के लिए। इट मीन्स जब आपके पास वाटर बॉडी का जो पीएच होगा वो क्या होगा, लेस देन 7। ठीक है, क्योंकि आयरन की जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी, तो पीएच आपका क्या होगा, नीचे गिरेगा 7 से। तो जो करेक्ट आंसर होगा फिर वो क्या होगा आपके पास, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Arun needs 1.71 gram of cane sugar C12H22O11 to sweeten his tea. What would be the number of carbon atoms consumed through sugar in the tea? तो वही नंबर ऑफ एटम्स आपको बताना है कार्बन के। इट मीन्स आपको पहले मोल्स फाइंड आउट करेंगे। तो मोल्स अगर हम बात करें यहाँ पर, मोल्स ऑफ C12H22 एंड O11 ये क्या हो जाएंगे आपके पास, कितना वेट गिवन है आपको 1.71, और मोलिकुलर वेट की अगर हम बात करें तो इसका होगा आपके पास 342। इसको अगर आप डिवाइड करें तो ये आपके निकल के आ जाएगा 0.005। ठीक है, चेक कर लेते एक बार क्या करेक्ट आ रहा है, यही जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। सो ये आपके पास 1.71 डिवाइडेड बाय 342, तो 0.005 बिल्कुल करेक्ट है। अब ये हमारे पास मोल्स निकल के आ गए किसके, शुगर केन के। तो अगर हम बात करें यहाँ पर मोल्स ऑफ कार्बन, मोल्स ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे आपके पास 12 इंटू मोल्स ऑफ शुगर केन, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.005। अब बताना है हमें क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो लिख देते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होंगे आपके पास, मोल्स कितने हैं 12 इंटू 0.005 मल्टीप्लाइड बाई क्या करना पड़ेगा हमें, Na से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम निकल के आ गए। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, अगर इसको 5 माने, इंटू मल्टीप्लाइड बाय 6, अप्रोक्सीमेटली किसका आएगा 36। बाकी पावर्स को फिर अरेंज करना है। ठीक है, तो आंसर देखो, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर निकल कर आ जाए। ठीक है, पावर्स को तो अरेंज कर ही लेंगे, मैंने तो सिर्फ एक इंटीजर कैलकुलेशन करी थी, तो अप्रोक्सीमेटली किसके आ रहा था 36। तो एक ही आंसर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बाकी पावर्स को आपको अरेंज करना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षा वाज ट्राइंग टू न्यूट्रलाइज फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड की अगर हम बात करें H3PO3 यूजिंग वेरियस बेसिस।
those available were caustic soda, lime water, and hydrated alumina. If Harsha took a 1 equivalent of phosphoric acid each time, what will be the ratio of 4 moles of each of the above bases required to complete neutralization? ठीक है, फास्फोरिक एसिड को क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर फास्फोरिक एसिड की, तो आपको पता है फास्फोरिक एसिड जो है वो कैसा होता है, आपके पास ट्राई बेसिक एसिड है। ठीक है, ये इसकी कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। तो कैसा है ये, ट्राई बेसिक। अब बात की गई सबसे पहले आपके पास कॉस्टिक सोडा, इट मीन्स NaOH। सेकेंड आपके पास लाइम वाटर, ये आपके पास लाइम वाटर हुआ, एंड हाइड्रेटेड एल्यूमिना। ठीक है, अब आपको पता है ये ट्राई बेसिक है, इट मीन्स इसके कितने आपको इक्विवेलेंट लगेंगे यहाँ पर, अगर मोल्स में अगर हम कंसीडर करें कि 3 मोल है। ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज करना है आपको कंप्लीटली, तो 3 मोल इसके लगेंगे, क्योंकि इसकी बेसिसिटी क्या है 1। यहाँ अगर आप बात करें ये खुद कैसा है डाई बेसिक और वो कैसा है ट्राई बेसिक, तो यहाँ पर इसके कितने मोल लगेंगे हमें 3/2। एंड ये आपके पास क्या होगा, ये भी ट्राई बेसिक वो भी ट्राई बेसिक, इट मीन्स 1 मोल से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसके हमारे पास कितने लगेंगे 1 मोल। अब अगर हम रेशो निकालें तो ये कितना हो जाएगा 1:1/2 रेशो 1/3, 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा निकल के 1:0.5 रेशो 0.33। सो आंसर चेक करेंगे, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। What would be the atomic number of the next halogen element if discovered in future? नेक्स्ट हेलोजन का आपके पास पूछा गया है, क्या होगा। अगर आपको ध्यान हो इनर्ट गैसेस के एटॉमिक नंबर, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो जाएगा। ये आपके पास, ठीक है, तो आपको पता है इसका क्या होगा 2, 10, 18 एंड आपके पास क्रिप्टॉन रह गया बीच में हमारे पास। चलिए दोबारा लिख देते हैं। अगर मैं आपसे क्या बोलूं एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैसेस, क्या होता है हमारे पास 2, 10, 18, 36, ये आपके पास 54, 86 एंड 118 नंबर पर। ये सारे क्या है हमारे पास इनर्ट गैसेस एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये सारे आपके इनर्ट गैसेस के। अब इट मीन्स ये आपके पास क्या होता है, आपके पास 8th, ठीक है 18th ग्रुप है, यहाँ पर 18th ग्रुप है, इससे जस्ट पहले आपके पास क्या होगा 17th ग्रुप। और ये सारा क्या है आपके पास हेलोजन, ये हमारे पास हेलोजन होता है। ठीक है, अब 118 से पहले क्या आएगा आपके पास 117। ठीक, इतना तो इजी क्वेश्चन था। अगर आपको इनर्ट गैसेस के क्या है एटॉमिक नंबर ध्यान है तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 117। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ओपन वीजल कंटेन्स एयर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, द वीजल इज हीटेड टिल 2/5 ऑफ द एयर in it has been expelled. Assuming the volume of the vessel remains constant, find the temperature to which the vessel has to be heated. टेम्परेचर आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन आपको पता है PV इज इक्वल टू nRT। अब आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा वेसल का, R आपके पास क्या है कांस्टेंट है। इट मीन्स क्या हुआ आपके पास NT क्या हुआ आपके पास कांस्टेंट। तो आप क्या लिख सकते हैं N1T1 इज इक्वल टू N2T2। इनिशियल मोल्स मान लो कितना है आपके पास गैस के N है, टेम्परेचर कितना गिवन है 300 केल्विन होगा। N2 क्या होगा आपके पास, बोला गया है कि 2/5 ऑफ द एयर इन इट हैज बीन एक्सपेल्ड, 2/5 क्या हो गया कम हो गया, तो रिमेनिंग मोल्स क्या बचेंगे
n माइनस 2/5 n। n2 की बात करूं, ये कितना बचेगा आपके पास 3n/5। तो n2 की वैल्यू हो गई 3n/5। तो T2 आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से T2 जो आपके पास निकल के आएगा 500 केल्विन। तो करेक्ट आंसर होगा आपके पास ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीता मिक्स 10 ml of 0.1 m HCl solution with 15 ml of 0.067 m NaOH solution. She checked the pH of the resulting solution using pH paper. The color obtained was, अब कलर आपको गिवन है यहाँ पर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, पेल ब्लू, डार्क ब्लू एंड वॉलेट। स्ट्रॉन्ग बेस अगर आपके पास बन रहा होगा वहाँ पर तो क्या होगा आपके पास कलर क्या होगा वॉलेट। तो ये रेंज आपको यहाँ पर गिवन है, तो हमें चेक करना पड़ेगा किस तरह का वहाँ पर जब मिक्सचर बना आपके पास। तो HCl की मिली इक्विवेलेंट की बात करूँ, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl क्या होंगे आपके पास 10 इंटू 0.1 1 निकल गया है। NaOH की अगर मैं बात करूं NaOH ये कितना होगा आपके पास 15 इंटू 0.067, तो ये आपके पास निकल के आएगा 1.005। ठीक है, अब न्यूट्रलाइजेशन आपको करना है। ठीक है, इट मीन्स आपके पास रिमेनिंग इक्विवेलेंट कितने बचेंगे, रिमेनिंग इक्विवेलेंट कितने बचे 1 माइनस 1.005 माइनस 1 0.005 यही बचेंगे। तो ये चेक कर लेते हैं 1.005 ही आ रहा है ना, 15 इंटू 1.067 15 इंटू 0.067। ठीक है 1.005 ही आ रहा है। अब ये आपके पास क्या हुआ है रिमेनिंग इक्विवेलेंट बचे। अब आप नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो इजीली। सॉल्यूशन ये क्या होगी 0.005 अपॉन क्या कर सकते हैं हम टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना होगा 25, क्योंकि 10 ml यहाँ है एंड 15 ml यहाँ पर। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन आपके पास देख रहे हो काफ़ी कम निकल के आएगी यहाँ पर। तो ये आपके पास निकल के आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली, देखिए कितना इसको लिख देंगे 0.0002 के अप्रोक्सीमेटली। ठीक है 5 इंटू 10⁻³ है। हाँ ठीक है 0.002। इट मीन्स कैसा होगा ये आपके पास वीक नेचर का होगा, वीक बेस टाइप का होगा। तो वीक बेस होगा या फिर वीक एल्कली आप बोलें। ठीक है, तो कलर फिर कैसा होगा इसके पास पेल ब्लू कलर इसका होगा। ठीक है, रेंज आपको गिवन है ना कि वीक एल्कली के पास क्या होगा पेल ब्लू। तो ऑप्शन अगर आप चेक करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ टूथ इज अराउंड। तो ये क्वेश्चन तो प्योरली थ्योरेटिकल है, आपको ध्यान रखना है कि टूथ डिके किस पीएच पर होता है आपके पास। ठीक है, तो आपको ऑप्शन 7.57 6.5 5.5 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है टूथ दिखेगा, जो कि आपको ध्यान रखना है कि किस पीएच पे जाके डिके स्टार्ट होगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपके पास ऑप्शन डी 5.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट आपके पास द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गिवन बिलो, विच ऑफ दीज कंपाउंड्स कंटेन्स ए कीटोन ग्रुप। अब कीटोन ग्रुप की अगर आप बात करें C≡O एंड R, इस तरीके का आपके पास कीटोन ग्रुप होगा। यहाँ अगर आप चेक करो C3 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 सब में 3 कार्बन गिवन है, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जो ये ग्रुप बनेगा कीटोन, यही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अब चेक कर लो किस में है आपके पास। तो फॉर्मूला जो इसका बन रहा है C3H6O। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फिर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट X इज 18 μ, द परसेंट ऑफ आइसोटोप्स 79x35 82x35 इन द सैंपल इज।
तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला आप जानते ही है, वो लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, मान लो इसका कितना परसेंट है, x%, तो इसका ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 100 माइनस x%। तो लिख देंगे फॉर्मूला 79 इंटू एक्स प्लस 82 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपके पास हो गया 800 आएगा, 1 0 एक्स्ट्रा लगा दिया, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये हुआ आपके पास 79x प्लस 8200 माइनस 82x। तो ये आपके पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 200, तो x इज इक्वल टू 66.67। ठीक है, 100 माइनस एक्स निकाल लो, 100 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 33.34 के अप्रोक्सीमेटली। तो ये आपके पास क्या आ गई परसेंटेज कंपोजिशन दोनों आइसोटोप्स के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फिर, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 4 ग्राम ऑफ सल्फर इज। तो रेशियो बताना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Mg अपॉन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर। ठीक है, तो रेशियो बता देते हैं क्या होगा। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, मोल इंटू Na। मोल कैसे निकालेंगे, वेट आपको गिवन है 4, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 इंटू कर दो Na से, अपॉन सल्फर के लिए 4 अपॉन 32 इंटू Na। तो Na से Na कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो यह आ जाएगा आपके पास 32 अपॉन 24 विच विल बी इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो रेशियो आपका आ जाएगा 4:3। तो ऑप्शन आपके पास नहीं है, 3:4 है। इट मीन्स आपके पास या तो ये फिर सल्फर और मैग्नीशियम का रेशियो पूछा गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक होगी, या फिर आपसे इस जो ओरिजिनल क्वेश्चन होगा हो सकता है इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक हो। सल्फर अपॉन किसका पूछा गया हो आपसे, सल्फर अपॉन मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसका आपके पास आ जाएगा 3:4, जो कि आपके पास आंसर क्या आ रहा है, डी आ रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम बाई सल्फर का तो क्या आएगा आपके पास 4/3, तो क्वेश्चन में हो सकता है मिस्टेक हो। ठीक है, तो सल्फर मैग्नीशियम का क्या आ रहा है आपके पास 3/4। ठीक है, तो चेक कर लेंगे क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सेट विच रिप्रेजेंट द ऑक्साइड्स एज एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक रेस्पेक्टिवली। तो आपको सेट्स गिवन है, तो पहला आपके पास क्या होगा एसिडिक, सेकंड क्या होगा बेसिक, न्यूट्रल एंड देन एम्फोटेरिक। तो फर्स्ट में बात करें CO2, तो CO2 आपके पास कैसा है एसिडिक, करेक्ट है। MgO का नेचर आपके पास होता है बेसिक। NO आपके पास न्यूट्रल एंड H2 आपके पास एम्फोटेरिक। ठीक है, करेक्ट है बिल्कुल। SO2 की बात करें तो SO2 आपके पास एसिडिक है। NO होना क्या चाहिए बेसिक, और NO आपके पास कैसा होता है न्यूट्रल। ठीक है, CO भी न्यूट्रल आपके पास, एंड Al2O3 एम्फोटेरिक। इट मीन्स ये आपके पास इनकरेक्ट सेट है। P2O5 ये आपके पास एसिडिक सही है। ZNO ये भी आपके पास एसिडिक होता है। ठीक है, NO आपके पास न्यूट्रल एंड Al2O3 एम्फोटेरिक। इट मीन्स ये सेट भी इनकरेक्ट है, ये नहीं हो सकता क्योंकि बेसिक होना चाहिए था। SO3 की बात करें एसिडिक, ये आपके पास बेसिक। N2O ये आपके पास होता है न्यूट्रल एंड PbO एम्फोटेरिक। जनाबे अली ने पंजाबी सॉन्ग बेकार गाया। ठीक है, उस तरीके से आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को याद रख सकते हैं। तो आपके पास जो करेक्ट है वो क्या है, सिर्फ फर्स्ट एंड फोर्थ, ये आपके पास करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी।
A flask containing SO2 gas was baked at a particular temperature and pressure. The flask was then flushed and filled with oxygen gas at the same temperature and pressure. The weight of SO2 in the flask will be about. तो फ्लास्क में आपको SO2 का वेट बताना है, क्या होगा, कंपैरिजन करना है O2 के साथ में। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है, तो क्वेश्चन आपको पता है PV इज इक्वल टू nRT। प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है, फ्लास्क के अंदर बात की गई है तो वॉल्यूम भी आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट। R आपके पास कांस्टेंट है, इट मीन्स मोल्स क्या हुआ आपके पास, कांस्टेंट। तो N1 या फिर मोल्स ऑफ SO2 विल बी इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ O2। क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ SO2 अपॉन मोलिकुलर वेट मास। मोलिकुलर वेट की बात करें कितना होगा आपके पास, 32 प्लस 32, ये हो गया 64। वेट ऑफ O2 विच विल बी डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ O2, क्या हो जाएगा 32। तो ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, तो वेट ऑफ SO2 क्या आ जाएगा निकल के, 2 इंटू वेट ऑफ O2। ठीक है, अब ऑप्शन चेक कर लेंगे। सेम एज दैट ऑफ ऑक्सीजन, 1/4 ऑफ द ऑक्सीजन, 4 टाइम्स ऑफ द ऑक्सीजन एंड ट्वाइस दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या इतना आ रहा है आपके पास, ट्वाइस निकल कर आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए वाइट सॉलिड नोन टू बी कंपाउंड ऑफ सोडियम gives rise to water vapor and a colorless gas on heating. The residual white powder is dissolved in water, and when the solution is added to alum solution, a white gelatinous precipitate is obtained. The original solid was, क्या बोला गया, आपके पास एक सॉलिड X है, ठीक है, उसको आप क्या कर रहे हैं, हीट। तो आपके पास वाटर वेपर एंड कलरलेस गैस मिल रही है आपको, ठीक है। अब उसका जो रेजिडुअल मिला वाइट पाउडर, ठीक है, वाइट पाउडर जो आपको मिलेगा, मान लो आपके पास क्या मिला, Y, देन Y को जब आप एलम के साथ में Al2 SO4 होल थ्राइस एंड वाटर के साथ जब मिक्स कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, वाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट, PPT मिल रही है। तो अब आपको बताना है कि X यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, किसका कंपाउंड है, सोडियम का। अब थोड़ा दिमाग में आ रहा होगा आपको कि X क्या हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। और क्या बोला गया यहाँ पर, कलरलेस गैस एंड वाटर वेपर। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा होगा, वाटर एंड कलरलेस गैस, ठीक है। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें कि क्या वहाँ पर पॉसिबिलिटी है। बोला गया है कि कंपाउंड किसका है, सोडियम का। इट मीन्स आपके पास जो Y होगा Na2CO3, ठीक है। ऑप्शंस को भी ध्यान में रखना है। तो ये आपके पास क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तभी क्या पॉसिबिलिटी है, कलरलेस गैस क्या मिले, CO2। अब यहाँ पर आप इसको हीट करें, Na2CO3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की क्या मिलेगी, यहाँ पर आपको वाइट जिलेटिनस PPT देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो X इट मीन्स यहाँ पर आपके पास क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। बाकी आप आगे भी से बना सकते हैं, क्या क्या बनेगा, सोडियम के साथ में Na2SO4, ठीक है, और क्या बन जाएगा, Na2SO4। लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है, सिर्फ बोला गया है कि वाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट आपको वहाँ पर मिल रहा है, वो किसका होगा आपके पास, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फिर, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, थोड़ा सोचना था इसमें बस यही कि सोडियम का कंपाउंड है और आपको पास क्या मिल रहा है, वाइट जिलेटिनस PPT, उससे पहले वाइट पाउडर और कलरलेस गैस एंड वाटर वेपर वहाँ पर मिले, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। A teacher wanted to give acid-base titration to her students. For that, she prepared HCl solution by dissolving 73 gram of hydrochloric acid in 1 liter of the water, and sodium hydroxide solution by dissolving 0.46 gram of sodium metal in 1 liter of water. Find the volume of hydrochloric acid solution required for
कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। चलिए ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहले मोल्स की बात कर लेते हैं। मोल्स ऑफ HCl कितने निकलेंगे? 73 अपॉन एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा आपके पास? 36.5। फिर क्लोरीन का क्या होगा? 35.5। ठीक है, तो ये कितना आएगा आपके पास कैलकुलेट करने पर? अप्रोक्सीमेटली आपके पास आ जाएगा कितना? 2। अब क्या बोला गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग 0.46 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल इन 1 लीटर। कि सोडियम मेटल को जब आप मिक्स कर रहे हैं 1 लीटर वाटर में NaOH, ये आपके पास कितना आ जाएगा? 2 एंड आपके पास क्या होगा? H2 यहाँ पर लिबरेट होगी। ठीक है, अब क्या बोला गया है? 0.46 ग्राम क्या है? Na। यहाँ पर मोल्स की बात अगर आप करें 0.46 अपॉन कितना हो जाएगा? 23 0.02। सिमिलर मोल यहाँ पर किसके फॉर्म होंगे? NaOH के 0.02 मोल। ठीक है, मोल्स कितने निकल के आ गए? 0.02। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आपके पास 2 मोल रिक्वायर्ड है NaOH। ठीक है, और आपके पास कितने मोल्स हैं इसके? 2 मोल्स। ठीक है, अब क्या होगा आपके पास? 2 मोल के लिए कितना रिक्वायरमेंट है? 1। ठीक है, 2 मोल्स के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी? 1 मोल। तो 1 के लिए कितना होगा? 1/2। और कितने मोल्स है आपके पास? 0.02। 1/2 इंटू 0.02। ठीक है, इतनी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, या फिर आप इसके लिए क्या माने, वॉल्यूम से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। 2 मोल के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है? 1 लीटर। ठीक है, 1 के लिए कितना होगी? 1 मोल के लिए ½ लीटर। इतने मोल्स के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी? इतने और 1 लीटर। 1 लीटर तो गिवन ही है आपको, तो ये कितना निकल के आया आपके पास? 0.01 लीटर वॉल्यूम। इट मीन्स आपको क्या लिख सकते हैं आप इसको? 10 ml। ठीक है, लीटर को ml में चेंज करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा? वॉल्यूम। ठीक है, सिंपल सा काम करना था आपको। मोल्स फाइंड आउट कर लिया आपने। ठीक है, कितने लीटर सॉल्यूशन गिवन है? वहां पर 1 लीटर में आप डिसोल्व कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन गिवन है। अब आपको कितने मोल्स न्यूट्रलाइज करने हैं? 0.02 मोल्स। तो 2 लीटर के लिए कितना? 2 मोल्स के लिए कितना लीटर वॉल्यूम? 1 लीटर। ठीक है, तो सिंपल अब यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाना है कि 2 के लिए इतना लीटर वॉल्यूम, 1 के लिए कितना होगा? इतना, एंड 0.02 मोल जो हमें न्यूट्रलाइज करने है उसके लिए कितना हो जाएगा? इतना वॉल्यूम निकल के आएगा। अब वॉल्यूम आपका लीटर में है, आंसर सारे किस में गिवन है? ml में। तो यूनिट कन्वर्जन कर लें 1000 से मल्टीप्लाई, तो करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 रिएक्शंस आपको यहाँ पर गिवन है। कौन कौन सी? Zn + CuSO4 एक्वस। क्या बोला गया है? रिएक्शन अकर्स। तो मीन्स ये रिएक्शन होगी यहाँ पर। उसके बाद Zn + Al2SO4 होल थ्राइस एक्वस, रिएक्शन डज नॉट अकर। Zn + AgNO3 एक्वस, रिएक्शन डज नॉट अकर। Zn + PbNO3 एक्वस, रिएक्शन अकर्स। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? अब ये क्वेश्चन होगा कि इससे आपको रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद है इन एलिमेंट्स की तो आपसे इजी क्वेश्चन हो जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज की बात करूं मैं, सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? पहले ऊपर एल्यूमिनियम, देन उसके बाद आपके पास जिंक, देन आपके पास लेड, उसके बाद आएगा आपके पास यहाँ पर कॉपर, एंड सबसे लास्ट में सिल्वर। ठीक है, ये मैंने लिखा है रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग। अगर रिएक्टिविटी सीरीज आपको ध्यान है, आपको पता है, देखिए Zn और कॉपर की अगर मैं बात करूं, जिंक का है ऊपर, कॉपर नीचे, इट मीन्स इजीली डिस्प्लेस हो जाएगा और रिएक्शन क्या होगी? अकर्स होगी। तो यही बोला है कि रिएक्शन हो जाएगी। सेकंड की अगर मैं बात करूं, Zn + Al2SO4 होल थ्राइस एक्वस, रिएक्शन डज नॉट अकर। तो जिंक है आपके पास नीचे और एल्यूमिनियम का है ऊपर, इट मीन्स एल्यूमिनियम के साथ में ये रिएक्शन क्या इसको रिप्लेस कर पाएगा क्या? क्योंकि क्या होगा, ऊपर जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है वो इजीली रिप्लेस कर पाएगा। रिएक्शन डज नॉट अकर, तो ये भी क्या है आपके पास?
करेक्ट स्टेटमेंट है। Zn प्लस AgNO3 एक्वस रिएक्शन डज नॉट अकर। तो जिंक कहाँ है आपके पास, देखो ऊपर है और Ag कहाँ है, नीचे। तो ये तो इसको डिस्प्लेस कर देगा, इजीली डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या होगा आपके पास, ये नहीं हो पाएगी रिएक्शन। सॉरी, डिस्प्लेस कर देगा तो रिएक्शन अकर होगी, ठीक है, रिएक्शन तो हो ही जाएगी। तो जिंक है आपके पास, Ag है, तो ये रिएक्शन क्या होगी, हो जाएगी। तो रिएक्शन हो जाएगी तो रिएक्शन क्या होना चाहिए था, रिएक्शन अकर्स। इट मीन्स ये आपके पास क्या है, इनकरेक्ट है। 4 चेक करें, Zn प्लस PbNO3, Zn आपके पास ऊपर है, लेड का है नीचे, इट मीन्स इजीली डिस्प्लेस हो जाएगा तो रिएक्शन होगी, ये भी क्या है, करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग चेक करना है, सब क्या है, करेक्ट मैचेज है। अगर ऊपर वाला है एलिमेंट, ऊपर वाली मेटल है, तो नीचे वाले को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। सेकंड वाले में लिखा ही है रिएक्शन डज नॉट अगर जिंक और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऊपर है जिंक नीचे, तो रिप्लेस नहीं होगा, इट मीन्स रिएक्शन भी नहीं होगी। और थर्ड वाले में रिएक्शन होनी चाहिए थी, बट लिखा क्या है, डज नॉट अकर, जो कि इनकरेक्ट है। और यही आपसे पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। What will happen if copper piece is dipped in aqueous solution of silver nitrate for quite some time? क्या बोला गया है आपको कि कॉपर को किस में डिप किया जाए, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अब देखो, अभी हमने क्वेश्चन किया था, ये आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज, कॉपर कहाँ है ऊपर और सिल्वर कहाँ है नीचे, इट मीन्स इजीली डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा CuNO3 प्लस Ag, बैलेंस कर लेंगे। चेक करते हैं, सॉल्यूशन विल रिमेन कलरलेस, सॉल्यूशन विल टर्न ब्लू। कॉपर का यहाँ पर सॉल्यूशन बना तो कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू, सॉल्यूशन का कलर कैसा होगा, ब्लू। सिल्वर विल डिपॉजिट ऑन द कॉपर पीस, अब सिल्वर क्या होने लगेगा, डिपॉजिट होने लगेगा कॉपर पीस पर। रिएक्शन से भी आपको देखने को मिल रहा है, बबल्स ऑफ ब्राउन गैस विल बी फॉर्म्ड अराउंड कॉपर पीस। तो ब्राउन गैस के बबल्स तो नहीं बनेंगे, फिर कॉपर आपके पास क्या होगा, सिर्फ डिपॉजिट होने लगेगा। तो सेकंड एंड थर्ड दोनों क्या है, करेक्ट। तो ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट आंसर। ड्यूराल्यूमिन इज एन एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम विद, अब ड्यूराल्यूमिन की अगर बात करें तो ये होता है आपके पास कॉपर, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, ठीक है, इसका एलॉय होता है। तो ये ध्यान रखने की बात ड्यूराल्यूमिन के बारे में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फिर, ऑप्शन बी। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, याद रखने वाला। एन एक्वस सॉल्यूशन यूज्ड टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन इज, अब बायोलॉजिकल स्पेसिमेन की अगर बात करें, मीथेन, मेथनॉल, मेथनल एंड मेथेनोइक एसिड, ये सब आपको गिवन है। अगर आपको ध्यान हो, आपने एक नाम सुना होगा फॉर्मेलिन, ठीक है, आप मूवीज वगैरह देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, वहाँ भी इसका केमिकल का आपने सॉल्यूशन का नाम सुना होगा कि लाइक डेड बॉडीज को वहाँ पर रखने के लिए जब आप रखते हैं मोर्चरी के अंदर, तो इस सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है ताकि जो एविडेंस है, जो बॉडी है, वो खराब ना हो। तो एविडेंस को रखने के लिए भी इस सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर जो होता है सॉल्यूशन 40% मेथनॉल होता है, ठीक है। हॉस्पिटल वगैरह में इसका यूज़ काफ़ी किया जाता है, फॉरेंसिक लैब्स वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता है। फॉर्मेलिन आपने नेम सुना होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा फिर इसका, मेथनॉल। Z equal to 10, the valency of the elements, valency of the element is, तो वैलेंसी बताना है Z equal to 10 के लिए। Z equal to 10 इट मीन्स क्या होगा आपके पास, नियॉन, और कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है और इनर्ट गैस है। तो वैलेंसी क्या होगी यहाँ पर, 0। राजीव, निखिल, शुभा and Nilima wanted to establish a relationship between loss in weight of a solid with weight of water replaced by the immersing it in tap water and sea water. After performing their experiment, they noted their observation for the same solid as follows. First observation क्या मिला कि राजीव ने जो लिया ऑब्जर्वेशन, loss of weight of solid is more in tap water. निखिल का जो ऑब्जर्वेशन था, loss of weight of solid in more in sea water.
शुभा का जो ऑब्जर्वेशन था, लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल इन टैप वाटर एंड सी वाटर। नीलिमा, लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉलिड मे बी मोर इन टैप वाटर और सी वाटर। तो टैप वाटर और सी वाटर की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ सी वाटर ज़्यादा होती है टैप वाटर से। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है ज़्यादा, डेंसिटी क्या होती है आपके पास m/v, तो लॉस भी कहाँ ज़्यादा होगा, सी वाटर के अंदर। तो लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा होगा इन सी वाटर। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वेशन किसका था सी वाटर के लिए, वो था आपके पास निखिल का। तो वो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके सामने सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। फिजिक्स का पार्ट जो है वो मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आपको जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है, टू वेव पल्सेस 1 and 2 हैविंग द सेम वेवलेंथ, दे आर ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शंस एज शोन इन द सिंगल हैंडेड एरोज। मतलब दो वेव्स हैं, एक ये इधर की तरफ मूव कर रही है और दूसरी जो है वो इधर की तरफ मूव कर रही है। डिफरेंस क्या है, एक का एम्पलीट्यूड ए है, दूसरे का एम्पलीट्यूड कितना है भाई, 2a है, ये बोला गया है। अब बोला जा रहा है द रिजल्टेंट स्केच ऑफ द टू वेव पल्सेस एट सेम इंस्टेंट व्हेन p coincides with q is। जब ये दोनों आपस में कोइंसाइड करेंगे तो उस टाइम पे जो रिजल्टेंट वेव पल्स बनेगी उसका हमसे डायग्राम स्केच पूछा गया है। तो एक बात बताओ भाई, क्या हमें पता है जब सुपरपोजिशन होगा तो एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2 होता है, हाँ कि ना। क्या बोल सकता हूँ, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू हो जाएगा a माइनस 2a। a माइनस 2a क्यों, ये प्लस a और ये माइनस 2a, तो ये कितना आ गया, माइनस a आया कि नहीं आया। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर सिंगल पल्स आ रहा हो और उसका एम्पलीट्यूड माइनस a हो, कौन सा है भाई, ऑप्शन a। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन a। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंसेस इन सीरीज इज s। मान लो हमारे पास में दो कोई भी रेजिस्टेंस हैं, सीरीज में दे रखे हैं, ठीक है भाई, कुछ इस तरीके से। इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमें S दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में बोला गया अगर इनको पैरेलल में जोड़ दिया जाए, मान लो इनको क्या कर दिया जाए, पैरेलल में जोड़ दिया जाए कुछ इस तरीके से, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कितना दे रखा है भाई, वो हमें बोला गया है P। अब बोला जा रहा है देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n विल बी। n क्या है, S इज इक्वल्स टू NP, मतलब S बाई P का क्या है, रेशो है। तो पहली चीज, अगर ये रेशो मिनिमम आना है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी भाई, उसके लिए कंडीशन होगी R1 इज इक्वल्स टू R2, मतलब दोनों रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, बराबर। मैंने बोला R1 इज इक्वल्स टू R2 बराबर कितना ले लिया मैंने, मान लो R ले लिया। तो एक बात तो भाई, क्या ये R है, ये भी R है कि नहीं है। तो यहां से अगर मैं S की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी आएगी, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर दोनों ऐड हो जाएंगे, S इज इक्वल्स टू 2R। और अगर P की बात करता हूं तो वो कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ध्यान से देखो होगा कि नहीं होगा। क्या मैं यहां से बोल सकता हूं S/P इज इक्वल्स टू 2R अपॉन R/2, हाँ कि ना। R से R कट जाएगा, बचेगा क्या, ये आंसर 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा, आंसर इज 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है अ कॉपर डिस्क ऑफ रेडियस a0, इनिशियल रेडियस कितना है भाई इसका, a0 है, हैज ए होल ऑफ रेडियस b0। इसके अंदर एक होल है जिसकी रेडियस कितनी दी गई है हमें, b0 दी गई है, ठीक है भाई। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। द डिस्क इज नाउ हीटेड एंड मेंटेन्ड एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको क्या किया गया, हीट किया गया। अब हीट करने की वजह से क्या होगा भाई, इसके अंदर थर्मल एक्सपेंशन होगा, और थर्मल एक्सपेंशन होगा तो वो कैसा होगा, आइसेंट्रोपिक होगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये रेशियो भी बढ़ेगा, मतलब ये डाया भी बढ़ेगा और ये डाया भी बढ़ेगा। याद हो तो फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट होता है, जैसे हम फोन के अंदर फोटो के अंदर जूम करते हैं तो हर चीज इंक्रीज होती है, वैसे ही अगर इसको जूम करेंगे तो वो उस टाइप का एनलार्जमेंट होगा इसका। तो क्या मैं बोल सकता हूं, पहली चीज तो a0 की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, और b0 की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर है। फिर बोला जा रहा है पहला चीज a0 और b0 की वैल्यू बढ़ेगी, तो क्या मैं बोल सकता हूं at जो है वो ग्रेटर देन a0 होगा और bt जो है वो ग्रेटर देन b0 होगा, हाँ कि ना, क्योंकि बढ़ रही है वैल्यू। फिर बोला जा रहा है किसकी बात कर रहे हैं, डेंसिटी की।
अब एक बात बताओ, डेंसिटी की बात करने, क्या इसका मास चेंज हुआ है? नहीं हुआ। मास क्या है भाई? सेम है। सिर्फ और सिर्फ इसका क्या होगा? एरिया चेंज हुआ है। एरिया चेंज हुआ, या फिर मैं बोलूं कि वॉल्यूम चेंज हुआ है, एरिया और थिकनेस दोनों चेंज हुआ होगा। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है भाई? इसका बढ़ रहा है। और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हमें पता है रो इज इक्वल टू एम बाई वी होता है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर AT इज ग्रेटर देन 0, BT इज ग्रेटर देन B नॉट और रो इज डिक्रीजिंग? A नॉट इज लेस देन AT, सही बात है। B नॉट इज लेस देन BT, सही बात है। एंड डेंसिटी ऑफ डिस्क डिक्रीजेस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। A liquid whose density doesn't change during the motion is flowing steadily ठीक है, through a pipe of varying cross-sectional area as shown in the given figure। यहां पर एरिया कितना है भाई? A1 दे रखा है। यहां पर एरिया कितना है? A2 है। ठीक है भाई। If A1 and A2 are the cross-sectional areas and V1 and V2, यहां पर वेलोसिटी कितनी है? V1 है। यहां पर वेलोसिटी कितनी है? V2 है। Then which of the following is correct? ये पूछा गया है। एक बात तो भाई, क्या हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पता है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या हमें पता है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस बेसिस पे काम करती है? कि जितना यहां से पानी घुसेगा उतना ही तो बाहर निकलेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि ज्यादा निकल जाएगा या कम निकल जाएगा। जितना पानी अंदर गया उतना ही बाहर निकलेगा, जितना फ्लूइड अंदर गया उतना ही बाहर निकलेगा। तो क्या मैं बोलता हूं A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। कौन सा ऑप्शन है भाई? सीधा सीधा A ऑप्शन। ये तो एक फॉर्मूला था जो आपको याद होना चाहिए, वही पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। A common hydrometer has a uniform scale and its stem is graduated downwards from 0 to 20। ठीक है। While floating in the water it reads 0। मतलब क्या है कि मान लो ये बीकर भरा हुआ है पानी से, ठीक है भाई, ये पानी भरा हुआ है इसके अंदर। जब इसके अंदर उस हाइड्रोमीटर को डाला जाता है तो ये क्या कर जाता है? पूरा सबमर्ज कर जाता है। क्या करता है? पूरा सबमर्ज कर जाता है। तभी तो इसकी रीडिंग 0 आएगी। 0 1 2 ऐसी डाउनवर्ड्स रीडिंग दे रखी है हमें। ठीक है भाई। इसकी डेंसिटी कितनी है? वाटर है तो डेंसिटी 1। एक बात बताओ, क्या अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो क्या मैं पूछता हूँ FB इज इक्वल्स टू mg? हाँ कि ना? मतलब रो ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू G इज इक्वल्स टू mg। होगा कि नहीं होगा? यहां से रो ऑफ लिक्विड मतलब वाटर का 1 इनटू, मानो इसका एरिया कितना है? A है और लेंथ कितनी है? L है, इंटू G इज इक्वल्स टू mg। ये बात आएगी कि नहीं आएगी भाई? ये आ गई पहली इक्वेशन। ठीक है भाई। अब बात करते हैं दूसरी इक्वेशन की। दूसरी इक्वेशन में हमें क्या बोला गया? दूसरी चीज में क्या बोला गया? जब इसको एक लिक्विड में डाला जाता है जिसकी डेंसिटी कितनी है? 1.4। अब एक बात बताओ, जैसे ही डेंसिटी बढ़ती है क्या बॉयंट फोर्स बढ़ जाता है? जैसे ही बॉयंट फोर्स बढ़ेगा, वो ऊपर की तरफ वाला फोर्स बढ़ गया, इट रीड्स 20। अब उसकी रीडिंग कितनी हो गई? 20। मतलब कुछ केस ऐसा बन रहा होगा इसके अंदर कि अब जो है ये आधा कुछ डूबा हुआ होगा, कुछ पोर्शन इसका डूबा रहेगा, कुछ बाहर आ गया। लेकिन बाहर कितना आया वो हमें बता रखा है। कितना आया भाई? 20 आया। तो क्या मैं पूछता हूं अंदर जो लेंथ रह गई वो L-20 है? हाँ कि ना? क्या अब ये इक्विलिब्रियम में है? तो इस केस में क्या मैं बोल सकता हूँ बाइंड फोर्स इज इक्वल टू mg के बराबर होना चाहिए। यहां पर भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बाइंड फोर्स मतलब रो ऑफ लिक्विड इनटू A इनटू लेंथ कितनी? L-20 इनटू G इज इक्वल्स टू mg। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? ध्यान से देखो, रो की वैल्यू बताओ। 1.4 इंटू A इंटू L-20 इंटू G इज इक्वल्स टू mg के जगह पे मैं A इंटू L इंटू G लिख दूं। A इंटू L इंटू G ये पुट कर दिया भाई। A से और G से A और G को उड़ा दो। क्या बचा भाई? 1.4 L माइनस ये कितना हो जाएगा? 14 टू जा 28। 28 इज इक्वल्स टू L। 28 को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 0.4 L इज इक्वल्स टू 28। तो L की वैल्यू कितनी आ गई? 280/4 विच इज इक्वल्स टू 70। मतलब L की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 70। आ गई कि नहीं आ गई? लेकिन हमसे L की वैल्यू तो पूछी ही नहीं गई है। हमसे क्या पूछा गया है वो देखो। Then the density of the liquid in which it will read 10 second is 10 read 10 is मतलब रीडिंग कितनी आ रही है? अब
10 आ रही है, तो उस लिक्विड की हमें डेंसिटी निकालनी है। तो एक बात बताओ भाई, क्या मैं ये बोल सकता हूं जब भी ऐसा सिनेरियो बने आप सीधा सीधा डायग्राम बना लो। ये बोला जा रहा है अब कि अब जो रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है, 10 आ रही है, मतलब अब कितना डूबा हुआ रहेगा, L माइनस 10। और इस केस में बस बाइंड फोर्स को किसके बराबर कर दो, mg के बराबर कर दो। बाइंड फोर्स कितना भाई, रो की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, इनटू एरिया इनटू ब्रैकेट में L माइनस 10 इंटू जी इज इक्वल टू mg की जगह में मैं क्या पुट कर सकता हूं भाई, a इंटू एल इंटू जी पुट कर सकता हूं, पुट कर दो a इंटू एल इंटू जी, जी को उड़ा दो, तो रो इंटू एल माइनस 10, एल की वैल्यू कितनी आई थी, 70 आई थी, तो रो इंटू 60 इज इक्वल टू एल 70, तो रो की वैल्यू कितनी आई 70/60 जो कितनी होती है 1.17 के अप्रोक्स। तो ये आंसर क्या आ गया हमारा, सी ऑप्शन 1.17 के अप्रोक्स। क्लियर है भाई, आपको कुछ नहीं करना, आपको बाइंड फोर्स और mg को जो है इक्वेट करना था। जैसे ही इक्वेट आपने किया वहां से आपके पास में टोटल लेंथ आ गई, टोटल लेंथ आ गई तो आपको क्या करना है, अब वो लेंथ निकालनी है जो वो डेंसिटी निकालनी है जिसके लिए सिर्फ 10 सेंटीमीटर बाहर रहेगा। क्लियर भाई, आगे बढ़ जाएं, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बॉय थ्रोज अ स्टील बॉल स्ट्रेट अप, बॉय क्या करता है, एक बॉल को स्ट्रेट अप फेंकता है, मतलब ये मान लो यहां से उसने उस बॉल को फेंका है किसी वेलोसिटी u से, ठीक है भाई। कंसिडर द मोशन ऑफ द बॉल ओनली आफ्टर इट हैज लेफ्ट बॉयज हैंड, अब उसके हाथ से जब निकल चुकी है उसके बाद की बात कर रहे हैं। तो पहली चीज नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा भाई, mg लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज देखते हैं, it touches the ground but before it touches the ground and assume that the force exerted by the air are negligible, मतलब एयर कोई भी फोर्स नहीं लगा रही है। For these conditions the forces acting on the ball are, ध्यान से देखो भाई कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स, और वो फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि मास की वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही, तो ये फोर्स भी कैसा है, कांस्टेंट। क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, नहीं हो रही, तो क्या मैं बोल सकता हूं कांस्टेंट डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है सिर्फ और सिर्फ, इसके अलावा कोई भी फोर्स नहीं है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, इन ब्रिंगिंग अल्फा पार्टिकल टुवर्ड्स अनदर अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल को दूसरे अल्फा पार्टिकल के पास में लेके आ रहे हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पहली चीज एक बात बताओ, क्या पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है, हाँ कि ना भाई। जैसे जैसे ये वाली डिस्टेंस घटेगी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इंक्रीजेस। क्लियर, अगला क्वेश्चन, an empty office chair is at rest on a floor, consider the following forces। मान लो ये हमारे पास में चेयर है वो, ठीक है भाई, ये चेयर इस सरफेस पे रखी हुई है, ठीक है। अ डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बिल्कुल सही बात है, mg किधर लग रहा होगा, नीचे की तरफ, ठीक है। एन अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर, फ्लोर इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, कौन सा, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अ नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर, यहां पर देखो भाई कौन लगा रहा है फोर्स, एयर लगा रहा है। याद हो तो क्या हम फ्लूइड के अंदर ये पढ़ते हैं कि किसी भी लिक्विड के अंदर जब कोई चीज को सबमर्ज किया जाता है तो किधर की तरफ फोर्स लगाती है, अपसाइड, किधर की तरफ, अपसाइड। तो क्या एयर भी एक फ्लूइड है, जब कोई चीज इसके अंदर आएगी तो ये भी किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, बाइंड फोर्स, ऊपर की तरफ। मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, सिर्फ और सॉरी ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन बी सही है। क्लियर, चलो आगे बढ़े। इफ एक्स वी एंड टी रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है, respectively for a certain particle, then which pair of the following figures can best correlated with each other। ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं, किसी एक को पकड़ते हैं पहले। इसको जब पकड़ा तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, हाँ कि ना, यहां पर भी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन इतना समझ में आ रहा है यहां पर जो वेलोसिटी वो अलग होगी, यहां पर जो वेलोसिटी है वो अलग होगी, क्योंकि स्लोप अलग अलग है। एक्सेलरेशन यहां पर कितना, 0, यहां पर भी एक्सेलरेशन कितना, क्या एक्सेलरेशन की कहीं बात हो रही है, नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन हम देखेंगे भी नहीं। बस ये याद रखेंगे वेलोसिटी 1 कांस्टेंट, वेलोसिटी 2 कांस्टेंट, ठीक है भाई।
दूसरी चीज, स्लोप किसका ज्यादा है? v1 का स्लोप ज्यादा है, मतलब पहले जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी, बाद में जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? कम होगी। ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? ठीक है, तो इसके हिसाब से कौन सा डायग्राम बन रहा है वो देखेंगे। ये v1 है, ये v2 है। क्या v1 ग्रेटर देन v2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मतलब ये डायग्राम फर्स्ट वाले को कोरिलेट नहीं कर रहा। ठीक है भाई, इसकी बात करते हैं। ये v1 है, ये v2 है। क्या v1 ग्रेटर देन v2 है? इसकी स्लोप ज्यादा थी इसलिए v1 ग्रेटर देन v2। क्या v1 ग्रेटर देन v2 है? तो ये इससे कोरिलेट कर रहा है, क्योंकि हमें दिख रहा है वेलोसिटी है भी कांस्टेंट और v1 ग्रेटर देन v2 है। इसके अंदर देखेंगे तो वेलोसिटी ही कांस्टेंट नहीं है, तो ये तो सीधा सीधा ही क्या हो गया? गलत हो गया। तो फर्स्ट और थर्ड क्या कर रहे हैं भाई? कोरिलेट कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर भाई, आगे बढ़ जाएं। चलो, in rural areas an indigenous way of keeping kitchen materials cool is to put them in a box and wrap the box with wet blanket. किससे ब्लैंक कवर कर देते हैं भाई? wet blanket से। The blanket is kept wet as tap is allowed to drip on it. Its corner choose the correct statement. तो पहली चीज, ऐसा होता क्यों है वो सुनो। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ही वो ब्लैंकेट आप ऊपर रखोगे तो ब्लैंकेट का जो पानी होगा, जो ब्लैंकेट का जो पानी होगा उसको क्या हो चाहिए होगी? लेटेंट हीट चाहिए होगी। वो आएगी कहां से? वो हीट आएगी कहां से? तो वो क्या करता है, जो भी फूड प्रिजर्व करना है हमें, उसके अंदर से उस हीट को निकालता है, तो उसको क्या रखता है? ठंडा रखता है। कौन सा ऑप्शन है भाई? ऐसा देखो, दिस मेथड वर्क्स बिकॉज द वाटर फ्रॉम द टैप इज कोल्ड। कोई जरूरी थोड़ी ना है, ऑप्शन गलत है। मेथड विल वर्क ओनली इफ बॉक्स इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। गलत, बैड कंडक्टर ऑफ हीट हो कोई ऐसा जरूरी नहीं है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट में भी काम हो सकता है। इफ वन यूजेस टिन बॉक्स विल नॉट वर्क, जरूरी नहीं है भाई। गांव के अंदर एक बात तो, बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहां से लेके आएंगे भाई? कोई जरूरी नहीं है। मेथड डजंट वर्क, ये तो बात ही गलत हो गई। दिस मेथड वर्क्स बिकॉज द लेटेंट हीट की बात कर रहा है, नेसेसरी फॉर एवोपरेशन ऑफ वाटर इन ब्लैंकेट। उस ब्लैंकेट का जो पानी है उसका एवोपरेट होता है। आपने देखा हो, गर्म किसी कपड़े को गीला करके छोड़ दे, थोड़ी देर में क्या होता है? पानी भाप बन के उड़ जाता है, एवोपरेट हो जाता है। उसको क्या चाहिए होती है? लेटेंट हीट। वो कहां से मिल रही होगी? कंटेंट से, जो क्या है उसके अंदर होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है भाई? डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। चलो, एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुसते हैं। कौन कौन घुसते हैं? एक इलेक्ट्रॉन घुसता है और एक अल्फा पार्टिकल घुसता है। ठीक है भाई, तो हमें इतना तो पता है, पहली चीज, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसकी डायरेक्शन क्या दे रखी है? B इज परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन, मतलब इसके अंदर की तरफ है। हाँ कि ना? इसके अंदर की तरफ है कि नहीं है? हमें एक चीज तो पता है भाई, लॉरेंट्ज फोर्स से, बाय लॉरेंट्ज फोर्स, क्या कि F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। होता है कि नहीं होता? अरे हाँ कि ना? होता है कि नहीं होता? ध्यान से देखना। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं V क्रॉस बी की। V क्रॉस बी से क्या मैं डायरेक्शन निकाल सकता हूं, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा? ध्यान से देखना भाई, V की डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ। B की डायरेक्शन किधर है? अंदर की तरफ। जब V की डायरेक्शन में फिंगर्स देखो और उसको कर्ल करो B की डायरेक्शन में, हमें डायरेक्शन किसकी मिलती है? F की मिलेगी कि नहीं मिलेगी? V क्रॉस B की डायरेक्शन निकाल लो। डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B बताओ। ये V क्रॉस B किधर की तरफ आया? लेफ्ट की तरफ आया कि नहीं आया? मतलब V क्रॉस B जो है वो तो लेफ्ट की तरफ आ रहा है। वो भले ही अल्फा पार्टिकल हो, चाहे बीटा पार्टिकल हो, चाहे आपके पास में इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, कुछ भी हो, हर केस के अंदर जो ये वैल्यू आएगी किधर की तरफ आएगी? लेफ्ट की तरफ। तो सर फोर्स की डायरेक्शन चेंज कैसे होगी? फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करेगा कौन? ये जो आपके साथ में है कौन? Q। अगर Q की वैल्यू जो है, Q की वैल्यू पॉजिटिव रही तो डायरेक्शन लेफ्ट ही रहेगी फोर्स की, और Q की वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी भाई? राइट हो जाएगी। हाँ कि ना? और जैसे ही राइट होगी मतलब पार्टिकल उस तरफ डेविएट करना चालू कर देगा, लेफ्ट होगी तो लेफ्ट की तरफ डेविएट करना चालू कर देगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का Q क्या होता है भाई? नेगेटिव चार्ज होता है कि नहीं होता? तो किधर की तरफ मूव करना चालू करेगा? राइट की तरफ। तो ये किसका केस हो गया? इलेक्ट्रॉन का। हाँ कि ना? अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज किस तरफ मूव करेगा? इस तरफ। तो ये हो गया अल्फा पार्टिकल का। तो फर्स्ट फॉर अल्फा पार्टिकल,
फर्स्ट फॉर अल्फा पार्टिकल एंड थर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा, सही हो गया। क्लियर भाई, आगे बढ़े, चलो। A concave mirror of radius of curvature 1 meter is placed at the bottom of a water tank। मान लो हमारे पास में ये कॉन्केव मिरर है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है हमें कितनी, 1 मीटर, मतलब R इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ F इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। होगी कि नहीं होगी। इसको रखा हुआ है किसके अंदर, पानी के अंदर। मान लो यहां तक पानी भरा हुआ है पूरा कुछ इस तरीके से, ये पानी भरा हुआ है भाई, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है, इसके अंदर ये कॉन्केव मिरर है। अब बोला जा रहा है द इमेज ऑफ द सन व्हेन इट इज डायरेक्टली ओवरहेड। इमेज ऑफ द सन, मान लो यहां पर सन है, क्या सन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो मतलब सन की जो रेज आ रही होंगी वो कैसी आ रही होंगी भाई, पैरेलल आ रही होंगी कि नहीं आ रही होंगी, हाँ कि ना। जब इस सरफेस पे नॉर्मली आई हैं तो आगे भी क्या होंगी, नॉर्मली ही आएंगी, पैरेलल ही आएंगी, हाँ कि ना। और जब पैरेलल रेज आती हैं वो कहां पर कोइंसाइड करती हैं भाई, फटाफट बताओ, फोकस पे करती हैं कि नहीं करती। फोकस की डिस्टेंस कितनी है, 50 सेंटीमीटर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इमेज जो बनेगी वो फोकस में बनेगी, मतलब 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, हाँ कि ना। कौन सा ऑप्शन है भाई, ए ऑप्शन, 50 सेंटीमीटर अबव मिरर। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। ये डिस्टेंस जो है टोटल 80 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना है, 30 सेंटीमीटर है। सेकंड ऑप्शन बोलता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, क्या इमेज यहां बन रही है, नहीं बन रही। 110 सेंटीमीटर अबव मिरर, नहीं बन रहा। इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड, गलत। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। As shown in adjacent figure, two plane mirrors M1 and M2 are inclined to each other। M1 और M2 inclined है। एंगल आपको दे रखा है, कितना दे रखा भाई, 70 डिग्री दे रखा है, हाँ कि ना। इंसिडेंट रे ए बी मेक्स एन एंगल थीटा ऑन M1। यहां से ये थीटा एंगल पे आता है तो हमें पता है थीटा पे ही वापस भी जाएगा, अरे हाँ कि ना। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस रे आफ्टर रिफ्लेक्शन एट बी, यहां से जाने के बाद सी पे रिफ्लेक्ट करेगी। सी से रिफ्लेक्ट करने के बाद में बोलता है सच दैट सी डी इज पैरेलल टू एम एम। यहां से इसके क्या है, ये पैरेलल है। तो अगर ये एंगल 70 है तो ये एंगल भी कितना होगा भाई, 70 होगा कि नहीं होगा। ये ध्यान से देखो, ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या ये वैल्यू भी 70 होगी कि नहीं होगी भाई, हाँ कि ना। ये 70, ये 70, तो ये वैल्यू बताओ भाई 40 आई कि नहीं आई। एक बात बताओ, नॉर्मल कितने एंगल पे होता है, 90 पे होता है। ये 40 है तो ये वैल्यू कितनी बची, 50 डिग्री बची कि नहीं बची। तो आंसर क्या आ गया हमारा, सीधा सीधा ऑप्शन बी आया कि नहीं आया, फटाफट देख के बताओ। क्लियर, आगे बढ़े, चलो। फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन 3 डिफरेंट मीडिया ए बी एंड सी आर 15 डिग्री, 25 डिग्री एंड 35 डिग्री। ठीक है भाई, 3 अलग अलग मीडिया के लिए हमें बात करी गई है। तो क्या मैं बोल सकता हूं μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। ये हमें पता होता है, ठीक है भाई। ये वैल्यू दोनों हर केस के अंदर सेम है। ये वैल्यू क्या है, हर केस के अंदर सेम है। मतलब म्यू की जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इस वाली वैल्यू के ऊपर। जिसकी ये वाली वैल्यू ज्यादा, म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिसकी ये वाली वैल्यू कम, म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, हाँ कि ना। पहले वाले केस में देखो भाई, साइन 15, साइन 15 मतलब ये वाली वैल्यू क्या है, कम है। तो क्या मैं बोल सकता हूं साइन आर कम है तो म्यू ए इज ग्रेटर देन म्यू बी इज ग्रेटर देन म्यू सी, हाँ कि ना। क्लियर है भाई, यहां तक कोई डाउट। चलो दूसरी चीज, हमें पता है म्यू इज इक्वल्स टू होता है सी बाई वी, हाँ कि ना। तो v इज इक्वल टू सी बाई म्यू, होगा कि नहीं होगा। तो जिसका म्यू सबसे ज्यादा उसके लिए वेलोसिटी सबसे कम होगी कि नहीं होगी, हाँ कि ना। क्या यहां से देख के बोल सकता हूं म्यू ए इज मैक्सिमम, क्या मैं यहां से देख के बोल सकता हूं वी ए जो है वो होगी मिनिमम, हाँ कि ना भाई। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, म्यू ए इज मैक्सिमम एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम इन मीडियम ए। तो सही बात है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलो
A large truck collides head on with a small compact car during the collision. The truck exerts a greater force. पहली चीज तो ये बताओ भाई, एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है, दोनों आपस में जब आके टकराएंगी, क्या ऐसा पॉसिबल है ये इसके ऊपर फोर्स F1 लगाए और ये इसके ऊपर फोर्स F2 लगाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर इसने इसके ऊपर F लगाया है तो ये भी क्या करेगा? F फोर्स ही लगाएगा। तो दोनों फोर्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई? द ट्रक एक्सर्ट्स द सेम फोर्स ऑन द कार एज द कार एक्सर्ट्स ऑन द ट्रक। NLM का थर्ड लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का थर्ड लॉ। आगे बढ़े, चलो। A magnet is placed between two coils AB and CD as shown. It is being moved in the direction as shown by the arrow. इस डायरेक्शन में ये मूव कर रही होगी। Which of the following statements is correct? पहली चीज, क्या मैं लेंज लॉ से बोल सकता हूँ इसके अंदर कोई भी चेंज आएगा उसको ये अपोज करेंगे, हाँ कि ना? जैसे ही ये मैग्नेट आगे की तरफ जानी चाहेगी, इससे दूर जा रही है, तो ये भाई साहब क्या करने के चाहेंगे? इसको आगे की तरफ, पीछे की तरफ वापस खींचना चाहेंगे। मतलब यहां पर कौन सा पोल बनेगा भाई? साउथ पोल बनेगा कि नहीं बनेगा? दूसरी चीज, जैसे ये पास में जाएंगे, ये भाई साहब चाहते हैं कि ये दूर ही रहे, हाँ कि ना? तो ये इसको रिपेल करेगा। मतलब ये साउथ पोल है तो ये भी क्या बनेगा? साउथ पोल। यहां से साउथ दिख रहा है तो यहां से क्या दिखेगा? नॉर्थ दिखेगा। यहां से साउथ दिख रहा है तो यहां से क्या दिखेगा? नॉर्थ दिखेगा। अगर मैं ए से देखना चाहूं तो ए से देखता हूं तो मेरे को नॉर्थ पोल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या कुछ इस तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा होगा? नॉर्थ पोल को हम ऐसे दिखाते हैं। मतलब कौन सी डायरेक्शन है भाई? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या यहां पर भी नॉर्थ पोल डी से देख रहा हूं तो नॉर्थ पोल बनते हुए नजर आ रहा है? कुछ ऐसे ही दिखाते हैं। कौन सी डायरेक्शन है भाई? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब ए से देखूं चाहे डी से देखूं, दोनों केस में क्या दिख रहा है मेरे को? एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए। कौन सा ऑप्शन है? लुकिंग फ्रॉम एंड ए करंट इन द कॉइल ए बी विल बी एंटी क्लॉकवाइज, सही बात है। एंड लुकिंग फ्रॉम एंड बी डी द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल विल बी क्लॉकवाइज, गलत हो गया। ठीक है, यहां पर क्या बोला गया है? ए बी विल बी क्लॉकवाइज। कहां से? ए से। ये गलत हो गया यहां पे। लुकिंग फ्रॉम एंड ए करंट इन द कॉइल ए बी विल बी क्लॉकवाइज, गलत हो गया। यहां पर देखते हैं, लुकिंग फ्रॉम एंड ए करंट इन द कॉइल ए बी विल बी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल सही है। एंड लुकिंग फ्रॉम एंड डी द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द एंटी क्लॉकवाइज, तो ऑप्शन डी क्या है हमारा? सही है। क्लियर है भाई? आगे बढ़े, चलो। The ability of human eye to focus on the near and distant objects is called, ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है भाई किसकी? accommodation of eye की। मतलब हमारी एक, आपने खुद ने नोटिस किया होगा कि जब हम दूर की चीजों को देखते हैं तो हमारी आई की फोकल लेंथ चेंज हो जाती है, हाँ कि ना? कैसे पता चल हमें? एक बात बताओ, जब मैं पेन को देख रहा हूँ यहाँ पे तो बाकी चीजें मेरे को पीछे क्या हो रही हैं? धुंधली नजर आ रही हैं। जैसे ही मैं पीछे वाली चीज पे फोकस कर रहा हूँ मेरे को पेन धुंधला नजर आ रहा है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? अपनी एडजस्ट कर रहा हूँ अपनी आई की पावर को। तो क्या मैं बोल सकता हूँ उसी को क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन ऑफ आई बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। The takeoff speed of an Airbus A340 is 288 किलोमीटर पर आवर। पहली चीज तो V is equals to 288 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ कि ना? 18 1 जा 18 और 18 6 जा 98, 18 6 जा 98, ठीक है। 108, तो V इज इक्वल कितना आ गया? 16 इंटू 5 80 मीटर पर सेकंड। ये तो क्या आ गई? उसकी स्पीड आ गई जिसपे वो टेक ऑफ करेगा। ठीक है भाई, चलो। From the taxi truck, it comes to a main runway and waits for a while for the final clearance from ATC. The aircraft then achieves the speed within 50 seconds. T हमें दे रखा है कितना? 50 seconds। और क्या रेस्ट से स्टार्ट होता है? मतलब U की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 0। ठीक है। नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ द विंड डायरेक्शन एंड फ्रिक्शन, ठीक है, मतलब और कुछ भी फ्रिक्शन वगैरह नहीं लग रहा। What should be the minimum length of the main runway decided by the civil engineers for the aircraft to take off? पहली चीज, क्या मैं ये मान सकता हूं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा होगा? ये प्लेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा तो ये क्या करेगा? मिनिमम टाइम के अंदर अपनी स्पीड अचीव करेगा। और मिनिमम टाइम की बात करें, मिनिमम डिस्टेंस की बात करें, तो क्या मैं बोल सकता हूं जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक रिलेशन आता है S इज इक्वल टू V प्लस U बाई 2 इंटू टी, हाँ कि ना? आता है कि नहीं आता? वैल्यूज पुट कर दो। तो S इज इक्वल टू V कितना है भाई? 80 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 50, ये कितना आ गया? 40 इंटू 50 विच इज इक्वल टू 2000
मीटर, मतलब कितना बड़ा रनवे होना चाहिए, 2000 मीटर का। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। In the adjacent circuit, what is the minimum current? What is the current flowing from N to K? मतलब यहां से लेके और यहां तक कितना करंट फ्लो कर रहा है यहां पे, इसके अंदर I की वैल्यू बतानी है। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, क्या ये तीनों जो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल के अंदर नजर आ रहे हैं और तीनों इक्वल भी हैं, तो इनका R इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो R इक्विवेलेंट की वैल्यू इन तीनों के हिसाब से कितनी आ जाएगी, 30/3 आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, मतलब 10। हाँ कि ना? यहां पर भी ध्यान से देखो, 60 60 60 सेम है, तो इन तीनों का R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा भाई, 60/3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो कितना आ गया, 20 ओम। हुआ कि नहीं हुआ? अब ये देखो, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस तीनों सीरीज में है कि नहीं है? सीरीज में होंगे तो डायरेक्ट ऐड कर दो, 10 + 10 + 20, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया भाई टोटल हमारा पास में, 40 ओम आया कि नहीं आया? पोटेंशियल हमें दे रखा है डिफरेंस 120 वोल्ट का, तो क्या मैं बचता हूं V = IR, मतलब 120 = I × 40, तो I की वैल्यू कितनी आ गई, 3 एम्पियर। हाँ कि ना? मतलब यहां से जो करंट निकलेगा वो कितना निकलेगा भाई, 3 एम्पियर का। ठीक है भाई, अब यहां पर आके देखो, मान लो यहां से 3 एम्पियर गया है, तो गारंटी है यहां पर भी कितना निकलेगा, 3 एम्पियर। हाँ कि ना? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यहां पे भी कितना आएगा, 3 एम्पियर। तीनों रेजिस्टेंस इक्वल है, तो क्या तीनों में इक्वल करंट डिवाइड होगा? 3 एम्पियर है, कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में, तो ये कितना आएगा, 1 एम्पियर आएगा कि नहीं आएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 एम्पियर, ऑप्शन सी। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। The positions of two blocks at successive 0.20 seconds, हर 0.2 सेकंड के बाद में बात हो रही है, are represented by numbered squares in the figure। इन स्क्वायर्स के बारे में बात हो रही है। ब्लॉक ए यहां पर था, 2 सेकंड 0.2 सेकंड बाद में यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे। ध्यान से देखो, क्या ये डिस्टेंस सेम नजर आ रही है? डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है और टाइम इंटरवल भी सेम है, तो क्या मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी कांस्टेंट है भाई? हाँ कि ना? और वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। सिमिलरली यहां पर देखो, इस जगह पर जब देखा तो यहां पर देखने पे भी पता चला कि डिस्टेंस भी सेम है और टाइम पीरियड भी सेम है, तो इसकी भी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, और इसका एक्सेलरेशन भी कितना है, 0 है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ ए इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ बी, गलत बात। एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल्स एक्सेलरेशन ऑफ बी, सही है। बोथ एक्सेलरेशंस आर ग्रेटर देन 0, गलत हो गया। एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन, गलत हो गया। एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल्स एक्सेलरेशन ऑफ बी, बोथ एक्सेलरेशंस आर 0, क्या हो गया, सही ऑप्शन है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन डी हो गया। क्लियर है बच्चों? तो ये था फिजिक्स का पार्ट। थैंक यू वेरी मच। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर देखते हैं बायोलॉजी के सॉल्यूशंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पैंटिंग इज अ मींस ऑफ थर्मो रेगुलेशन इन डॉग, दिस इज ड्यू टू। तो आप सबने डॉग्स देखे होंगे और आपने स्पेसिफिकली समर टाइम में देखा होगा, तो जो डॉग है वो अपनी टंग से सलाइवा को ड्रूप करता रहता है, तो उसको भूख नहीं लग रही होती है या उसको खाना अच्छा नहीं लग रहा होता है, वो सलाइवा ड्रूप कर रहा है बिकॉज इट इज द मेथड ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन। तो यहां पर ऑप्शंस जो दे रखे हैं उसको देखते हैं। हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, हाई वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, या फिर हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो यहां पर जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है, बिकॉज डॉग्स के केस में टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए पैंटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, और उसके अंदर डॉग्स जो है वो अपने टंग से सलाइवा को ड्रूप करते हैं। मूविंग फर्दर, in a dihybrid cross what is the proportion of organism with dihybrid genotype? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। होता क्या है यहां पर अपन देख लेते हैं। मेंडल ने डाईहाइब्रिड क्रॉस किया जिसमें उसने 2 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स लिए, टॉल पी प्लांट विद राउंड सीड्स एंड डॉर्फ पी प्लांट विद रिंकल्ड सीड्स। ठीक, ये पेरेंटल जनरेशन थी। F1 में मेंडल के पास क्या आया, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। जितने भी ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन हुए वो सारे टॉल एंड राउंड थे। ठीक, अब
मतलब यहां से जब मेंडल ने F2 जनरेशन ऑब्टेन की, दैट इज कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r इनटू कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, तो मेंडल के पास 16 ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन हुए जिसका फिनोटिपिक रेशो 9:3:3:1 है। उसमें से वो पूछ रहे हैं कि उन 16 ऑफस्प्रिंग में से डाइहाइब्रिड जीनोटाइप के कितने ऑर्गेनिज्म है बच्चों। तो ये डायरेक्ट आंसर है 4/16। 16 में से 4 ऑफस्प्रिंग ऐसे थे जो किस कंडीशन में प्रेजेंट थे, डाइहाइब्रिड जीनोटाइप में प्रेजेंट थे, मतलब दोनों ही कंडीशंस कैसी थी, हेट्रोजाइगस थी। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, अ मैमल अडेप्टेड टू डेजर्ट कंडीशन इज लाइकली टू हैव लार्ज, ऐसा एनिमल जो डेजर्ट कंडीशन में रह रहा है उसके पास इसमें से किसका साइज बड़ा होगा, नॉस्ट्रिल, मजल, पिन्ने या नेल। तो यहां पर राइट आंसर है ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना बड़ा होगा, व्हाई, बिकॉज इट विल फैसिलिटेट हीट डिसिपिएशन, उसको हीट को लॉस करने में आसान रहेगा जिससे उसके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेटेड रहेगा। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, if a flower is producing large number of minute and smooth pollen, minute मतलब small size and smooth का मतलब हो गया no rough surface, no rough surface का मतलब हो गया कि ये कहीं पर भी easily stick नहीं होंगे। The agency for cross pollination is most likely to be, अब यहां पर बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि अगर स्मूथ है तो वो एयर से नहीं होगा, ठीक है, बट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपका पोलन जो है वो साइज में छोटा है और स्मूथ है तो वो किसके थ्रू किस एजेंसी से पॉलिनेट हो रहा है, वो एयर की मदद से पॉलिनेट हो रहा है, क्योंकि एयर जो है वो उसको लॉन्ग डिस्टेंस पर ले जाएगी, इसीलिए उसका सरफेस स्मूथ है। अगर वो रफ होगा तो वो कहीं पर भी फॉल हो जाएगा और किसी भी सरफेस के ऊपर बहुत इजीली अपने आप को अडर कर लेगा, अटैच कर लेगा। इसीलिए एयर पॉलिनेटेड पोलन्स जो हैं या एयर कैरिड पोलन्स जो हैं वो हमेशा कैसे होंगे, साइज में छोटे होंगे और हमेशा स्मूथ होंगे, ठीक है। मूविंग फर्दर, when heated the hydrogen bonds between two complementary strands of DNA break, obviously DNA को अगर आप हीट करोगे तो उसकी दो strands जो हैं 3' 5' जो एंटी पैरेलल होती हैं वो ब्रेक हो जाएंगी, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग पीसेस ऑफ डीएनए विल रिक्वायर मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर मेल्टिंग। तो अपन जानते हैं A डबल बॉन्ड T होता है, C ट्रिपल बॉन्ड G होता है, तो जितने ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा होंगे उतना हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा उसको ब्रेक करने के लिए। तो इन द गिवन ऑप्शन आप देख लीजिए कहां पर C और G ज्यादा है, एक बार देख लेते हैं। G यहां पर इतनी है, इधर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर देख लेते हैं GC GC GC, जी 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पर भी मुझे कम ही दिख रहे हैं। सो यहां पर ऑप्शन बी में C और G रेशो सबसे ज्यादा है, तो जहां पर CG रेशो ज्यादा होगा वहां पर हमेशा आपको हायर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा टू ब्रेक द बॉन्ड। ओके, अ प्लांट में नॉट एक्सचेंज CO2 और O2 विद एयर एट, तो कौन से टाइम पर प्लांट जो है वो CO2 और O2 का एक्सचेंज नहीं करेगा, ऐसे पॉइंट को बोला जाता है बच्चों कंपनसेशन पॉइंट। इस कंपनसेशन पॉइंट में क्या होता है, द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड by photosynthesis is used up in the process of respiration, और respiration से जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर लिया जा रहा है। ऐसे पॉइंट को हम कंपनसेशन पॉइंट बोलते हैं, और ये कंपनसेशन पॉइंट कब आता है, ट्वेलाइट में आता है। तो ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर है। मूविंग फर्दर, मेटामेरिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो मेटामेरिज्म वर्ड आते ही सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए दैट इज फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा को हम अर्थवर्म के फाइलम से जानते हैं। तो यहां पर हिरुडोनेरिया जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बिकॉज इट बिलोंग्स टू फाइलम एनेलिड, और यहां पर मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। व्हाट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन,
जो लाइंस एक्सटर्नली बॉडी को डिवाइड कर रही हैं वही लाइंस एग्जैक्टली ऑर्गेनिज्म को इंटरनली भी कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रही है। टीनिया जो है ये फ्लैटवर्म है, प्लेटीहेलमिन्थिस है, यहां पर मेटामेरिज्म नहीं होगा। एस्टीरियासिस इकाइनोडर्मेटा है। पाइला जो है वो मोलस्का फाइलम से है, सो यहां पर राइट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए। मूविंग फर्दर, what would be the minimum required length of codon to encode 400 amino acid if there existed 3 purines and pyrimidines each? तो यहां पर instead of 3 we have 4। तो यहां पर अब इसको कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा कि यहां पर आपको 3 प्यूरिन्स 3 pyrimidines दिया है, दैट मीन 6 आ गया, 6 रेज टू द पावर n, और यहां पर आपको कितने चाहिए 400 अमीनो एसिड यहां पर आपको चाहिए। तो यहां पर 3 बेस पेयर्स ना होकर बेस पेयर का नंबर इंक्रीज कर दिया है, तो सीधा सीधा लगाएंगे 6 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 400। अब वैल्यूज पुट करके आप देख लो, 6 रेज टू द पावर 3 अगर अपन करेंगे तो 216 होगा, और 6 रेज टू द पावर अगर अपन 4 कर देंगे तो यहां पर 1296 आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक यहां पर ऑप्शन सी 4 जो है वो राइट आंसर होगा। Moving further, during a study, the number of cells were recorded to increase as follows. So 64, 128, 256, 512, 1024, that means 2 raised to the power n से cells जो हैं वो divide करते चले जा रहे हैं, और अगर इस पैटर्न में सेल डिवीजन होता है so this is called as mitosis, और यहां पर बेस्ट आंसर क्या होगा, बाइनरी फिजन। बडिंग जो है उसमें एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, और उस पेरेंट ऑर्गेनिज्म पर एक बड बनती है, और थोड़े टाइम बाद ऑर्गेनिज्म और बड दोनों एज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। मियोसिस जो है वो डेफिनेटली बच्चों आपको पता है ये एक रिडक्शनल डिवीजन है, जहां पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है और एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं। फ्रेगमेंटेशन, ऑर्गेनिज्म पीसेस में कट होता है और हर पीस एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, तो राइट आंसर यहां पर होगा बाइनरी फिजन। Okay, which amongst the following shows the characters of both plant and animals? So plant और animals के दोनों features जो organism show करता है that is यूग्लिना, जिसके पास मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दैट इज यूग्लिना। अमीबा आपको पता है हेट्रोट्रॉफिक है, इसका ऑटोट्रॉफिक से कोई लेना देना नहीं है। पैरामीशियम भी हेट्रोट्रॉफिक है, प्रोटोजोअन है, तो यहां पर मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन होगा ही नहीं। एनाबीना जो है वो एक प्रोकैरियोट है और कैसी है, कीमो ऑटोट्रोफिज्म शो करती है, तो यहां पर राइट आंसर यूग्लिना है, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सेल इज यूजिंग लेस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन, द सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन हैज टू बी। तो ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि आप लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हो तब भी आपको CO2 का अमाउंट जो है वो ज्यादा मिल रहा है, तो आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा होगा। तो ये आप डायरेक्ट अपने क्लासरूम में सीखते हो कि ऐसा कंडीशन अगर हो रहा है, सो दैट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैज टू बी ऑर्गेनिक एसिड, बिकॉज ऑर्गेनिक एसिड के पास खुद के पास ऑक्सीजन है, सो इट रिक्वायर्स lesser amount of oxygen from external source for oxidation. Therefore, the right answer here is option B, that is organic acid. Moving further, which of the following feature indicates omnivorous feeding of human species? Omnivorous का मतलब हो गया हर्बीवोरी भी और कार्निवोरी भी, ठीक है, दोनों टाइप। प्रेजेंस ऑफ ओपोजिबल थंब, ये ऑपोजिट थंब जो है इसका प्रेजेंट होना क्या मैन के मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन, नॉट मिक्सोट्रोपिक, क्या मैन के ओमनीवोरी नेचर को शो करता है? सो इससे कोई आपको इंडिकेशन नहीं मिलता। प्रेजेंस ऑफ 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स, तो ये तो आपकी बॉडी के स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, तो यहां पे न्यूट्रिशन का कोई रोल नहीं है, सो ऑप्शन सी इज द राइट रॉन्ग आंसर। प्रेजेंस ऑफ अपेंडिक्स, अपेंडिक्स जो है ये बेसिकली सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड मैन के अंदर अपेंडिक्स एज वेस्टिजियल ऑर्गन आज भी प्रेजेंट है। बट अगर अपेंडिक्स प्रेजेंट है तो वो ये शो करती है कि जो
न्यूट्रिशन रहा होगा प्रिमिटिव मैन का वो हर्बीवोरी रहा होगा, यहां से कार्निवोरी नेचर जो है वो शो नहीं हो रहा. सो पार्ट ऑफ द आंसर इज राइट एंड पार्ट ऑफ इट इज रॉन्ग. सो ऑप्शन बी भी आंसर नहीं होगा. लास्ट ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ कैनाइन एज वेल एज प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. तो बिल्कुल सही बात, राइट आंसर ऑप्शन ए है. कैनाइन शो करता है, वेल डेवलप्ड कैनाइन शो करता है कि जो मैन है वो प्रिमिटिव टाइम पर कार्निवोरस रहा होगा और फ्लेश को टीयर करता होगा. सो दिस प्रेजेंस ऑफ कैनाइन शोज द कार्निवोरी नेचर एंड प्रेजेंस ऑफ प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. सो प्रीमोलर्स और मोलर्स जो है वो प्रॉपर फूड की क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो अगर कोई भी प्लांट बेस्ड फूड ले रहा है, रॉ प्लांट बेस्ड फूड ले रहा है, तो उसकी प्रॉपर च्यूइंग रिस्पॉन्सिबल के लिए प्रीमोलर्स और मोलर्स का होना बहुत जरूरी है. सो इस डेंटिशन की वजह से क्लियर कट हमें पता चलता है कि मैन का जो न्यूट्रिशन रहा होगा प्रिमिटिव टाइम पर वो कैसा रहा होगा, ओमनीवोरी रहा होगा और आज भी है इनफैक्ट. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. बट हाँ, वो टियरिंग ऑफ फ्लैश वाली चीज अब नहीं है, राइट. ओके, टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फूड देयर हैज बीन सेवरल रेवोल्यूशन. Which of the following revolution is likely to have contributed most to the global warming? तो यहां पर दो ऑप्शंस जो हैं बच्चों, ग्रीन और व्हाइट रेवोल्यूशन, ये दोनों करेक्ट आंसर्स हैं. इन दोनों रेवोल्यूशंस ने ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज किया था. ग्रीन रेवोल्यूशन फूड प्रोडक्शन के लिए था, वेयर एज व्हाइट रेवोल्यूशन जो था वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए था. तो व्हाइट रेवोल्यूशन यहां पर एक मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है. बट अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको ग्रीन रेवोल्यूशन भी आप रीड करोगे कि यस, ग्रीन रेवोल्यूशन ने भी ग्लोबल वार्मिंग कॉज की है, क्योंकि फूड ग्रेन को इंक्रीज करने के लिए देयर हैज बीन इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जिसने ओवरऑल हमारी इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब किया. बट यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो व्हाइट रेवोल्यूशन होगा, क्योंकि यहां पर मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कैटल के अमाउंट को इंक्रीज किया गया एंड दिस लेड टू द इंक्रीज इन द ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि यहां पर ग्रीन हाउस गैसेस जो थी उनका अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Okay, in self-pollinated plant, what would be the minimum number of meiotic division required for producing 400 seeds? तो 400 seeds को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितने मियोसिस चाहिए, अब इसको कैलकुलेट करते हैं. तो अगर आपको सीड्स चाहिए, दैट मीन्स यहां पर डेफिनेटली फर्टिलाइजेशन हुआ है. अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है दैट मीन्स ओवा या एग बोल लेते हैं यहां पर. एग प्लस मेल गेमीट के बीच में फ्यूजन हुआ है, दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट. जाइगोट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. देयरफॉर ओव्यूल चेंज टू सीड एंड ओवरी चेंज टू फ्रूट. ठीक है, तो कितने सीड्स डेवलप करने हैं हमें? 400 सीड्स को प्रोड्यूस करने के लिए कितने मियोटिक डिवीजन चाहिए? दैट मींस आपको फीमेल गेमीट चाहिए, राइट. सो आपको मालूम है एक सेल से या एक मेगास्पोर मदर सेल से ओनली 1 फीमेल गेमीट बनता है. ठीक है, इन केस ऑफ मेल 1 सेल या 1 माइक्रोस्पोर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 सेल्स या 4 गेमीट्स. ठीक, तो अगर आपको 400 सीड चाहिए तो फीमेल गेमीट के लिए आपको 400 मियोसिस रिक्वायर्ड है. ये तो बिल्कुल सीधी सीधी मैथ्स है. ठीक है, क्योंकि एक सेल से एक गेमीट बन रहा है तो आपको 400 सीड प्रोड्यूस करने हैं. दैट मींस आपको 400 फीमेल गेमीट चाहिए, तो आपको 400 बार मियोसिस कराना पड़ेगा, क्योंकि एक से एक बन रहा है. तो 400 ओवा के लिए यू नीड 400 मियोसिस. मेल के केस में क्योंकि एक से 4 सेल्स बन रहे हैं तो 100 मियोसिस अगर अपन करेंगे, 100 मियोसिस अगर करेंगे तो 400 मेल गेमीट्स हमको यहां पर मिल जाएंगे. तो 400 प्लस 100 दैट इज 500 इज योर राइट आंसर. ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. मूविंग फर्दर, इफ अ स्मॉल पार्ट ऑफ ईसोफेगस ऑफ अ पर्सन इज एक्साइज, दैट मीन्स किसी पर्सन के ईसोफेगस को काट दिया है ड्यू टू एनी रीजन, द कॉन्सिक्वेंस वुड बी. तो उसकी डाइट पर क्या असर पड़ेगा? तो बच्चों, अगर आपने किसी की ईसोफेगस को कट कर दिया है ड्यू टू एनी मेडिकल रीजन, तो मेडिकल साइंस बोलती है कि उस पर्सन को स्मॉल पोर्शन ऑफ फूड खाना पड़ेगा एट स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम. वो बहुत ज्यादा खाना एक साथ नहीं खा पाएगा एंड छोटे छोटे पोर्शन ऑफ फूड को उसको जल्दी जल्दी खाना पड़ेगा. तो यहां पर
small portion of food at small interval of time. Option B is our right answer. Okay, next question है, health is all about eating, fasting, balance. ठीक है, when you fast for extended periods, अगर आप बहुत लंबे समय तक फास्ट करते हो, your cells clean out and recycle the intracellular garbage. कुल मिला के IAPT बोल रही है कि आप अपनी बॉडी को फास्टिंग के टाइम पर डिटॉक्सिफाई करते हो, डिटॉक्सिफिकेशन करते हो, और जितना भी सेल के अंदर गार्बेज है उसे आप अपनी बॉडी से एलिमिनेट करते हो. द ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस आर, तो इस इंट्रासेलुलर गार्बेज को बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल है दैट इज लाइसोसोम्स. राइट, तो यहां पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर अमंग्स दीज इज. लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का मतलब है कि आपका सीडेंट्री लाइफस्टाइल है या आप बहुत ज्यादा जंक खाते हो, तो जिस तरह से आप अपने लाइफ को रन कर रहे हो या कोई भी इंसान रन कर रहा है उसकी वजह से जो बीमारी हो रही है, दैट मीन्स उसमें इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं है, आपने खुद ही उस बीमारी को इन्वाइट कर लिया है. दैट इज हाइपरटेंशन, प्रेसबायोपिया, हर्पीज एंड स्कर्वी. तो स्कर्वी जो है दैट इज विटामिन सी डेफिशिएंसी, है ना. प्रेसबायोपिया जो है ये एक आई का डिसऑर्डर है जिसमें विजन में प्रॉब्लम आएगी. हर्पीज जो है इसका रीजन वायरस है, तो एक बच गया हाइपरटेंशन. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. व्हाट इज हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन इज इंक्रीज ब्लड प्रेशर. तो ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम बहुत ज्यादा जंक ले रहे हैं, डाइट में एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हम खुद ही इन्वाइट कर लेते हैं. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ओके, a plant kept in a box with only a hole for the entry of light shows bending. So ये phenomena क्या है? This is called as phototropism. The process, अच्छा लिखा हुआ है, the process is called as phototropism. It occurs due to, तो phototropism के लिए जो plant hormone responsible है बच्चों वो है ऑक्सिन. ऑक्सिन लाइट की प्रेजेंस में बनता है बट एक्यूमुलेट कहाँ हो जाता है? शेड वाली साइड पर एक्यूमुलेट हो जाता है, और जहां पर भी ऑक्सिन एक्यूमुलेटेड रहेगा वहां पर उस पार्ट ऑफ द प्लांट की जो ग्रोथ है वो ज्यादा हो जाएगी. तो देखते हैं सिंथेसिस एंड डिफ्यूजन ऑफ साइटोकाइनिन. तो यहां पर गलत हो गया क्योंकि ऑक्सिन आना चाहिए. ब्रेकडाउन ऑफ ऑक्सिन इन द शूट, नहीं आएगा शूट क्योंकि लाइट आप एक पार्ट से ही दे रहे हो. सिंथेसिस एंड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सिन इन द शूट, सिंथेसिस एंड डिफ्यूजन ऑफ एब्सिसिक एसिड. तो एब्सिसिक एसिड तो वैसे भी ग्रोथ प्रमोट नहीं करता, तो यहां पर ऑप्शन सी जो है एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा. विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट प्लास्टिड, इसमें से कौन प्लास्टिड नहीं है? तो ल्यूकोप्लास्ट जो है ये व्हाइट प्लास्टिड है. अमाइलोप्लास्ट जो है वो स्टार्च स्टोरिंग प्लास्टिड है. क्रोमोप्लास्ट जो है ये कलर्ड प्लास्टिड है जिसमें अलग अलग तरह के पिगमेंट्स प्रेजेंट है लाइक लाइकोपीन, xanthophyls. टोनोप्लास्ट यहां पर राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि टोनोप्लास्ट जो है इट इज द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूम. तो यहां पर दिस इज द राइट आंसर, टोनोप्लास्ट. मूविंग फर्दर, रवि मिक्स टू सब्सटेंसेस ए एंड बी इन अ वेसल. तो रवि ने दो सब्सटेंसेस को एक वेसल के अंदर मिक्स कर दिया और कुछ घंटों के बाद उसको वहां से एक अल्कोहलिक स्मेल आने लगी. आइडेंटिफाई ए एंड बी. तो अगर रवि को अल्कोहलिक स्मेल आ रही है दैट मीन्स यहां पर कौन सा प्रोसेस हुआ है बच्चों? यहां पर फर्मेंटेशन हुआ है. फर्मेंटेशन कैसे होता है? ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया है इथाइल अल्कोहल में, दैट इज C2H5OH. और ये प्रोसेस कौन करता है? दिस इज डन बाय यीस्ट. तो यहां से काफी कुछ इंफॉर्मेशन आ गई. सॉल्ट सोल्यूशन इन लैक्टोबैसिलस, सॉल्ट सोल्यूशन में कभी भी फर्मेंटेशन नहीं होगा, अल्कोहलिक स्मेल नहीं आएगी. फ्रूट जूस एंड सैक्रोमाइसिस, फ्रूट जूस एंड लैक्टोबैसिलस, सॉल्ट सोल्यूशन एंड सैक्रोमाइसिस. तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सैक्रोमाइसिस इज व्हाट? इट इज यीस्ट. ओके, सो आई थिंक इतने ही बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे बच्चों. ऑल द बेस्ट.